हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को सोशल साइंस की सीरीज़ में। क्लास 10th की हम लोग एसएसटी का लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियो अपलोड हो चुका है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं और उस लेक्चर सीरीज़ को पहले देखें, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 2 का हम लेक्चर फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं। आप क्लास 10 सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे वीडियोज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हिंदी माध्यम में YouTube चैनल पे ये सबसे फ्री कंटेंट आपको डिलीवर हम करेंगे पूरे सब्जेक्ट का, जिसमें हम सोशल साइंस स्टार्ट कर चुके हैं और एग्ज़ाम से पहले आपका 6 सब्जेक्ट हम पूरा कंप्लीट करेंगे अपने इस चैनल पे, ठीक है। सो बच्चों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। और अगर आपने दोस्तों को अपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद। पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नोट करना पड़ेगा और नोट करके रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर पाएँ, सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। देन उसके बाद हमने गांधी जी का भारत में आगमन देखा, ठीक है। सो और गांधी जी के भारत में जो प्रथम 3 आंदोलन थे, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, ठीक है। तीनों आंदोलन को बात करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। और आगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे, सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, सारे फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े इस लेक्चर सीरीज़ से। और लाइक करना ना भूलें मेरे भाई, लाइक तो कर दिया करो यार, बिकॉज़ अब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप पसंद करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको लाभ मिल रहा है ना, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर सुझाव कोई हो इस लेक्चर सीरीज़ से संबंधित तो आपका स्वागत है सुझाव का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपारण आंदोलन 1917। चंपारण आंदोलन 1917। सबसे पहला ही सवाल बनेगा बच्चों ऑब्जेक्टिव में कि भाई चंपारण आंदोलन कब हुआ था। 1917 भूलेंगे नहीं आप सभी। चंपारण आंदोलन, चंपारण है कहाँ, सवाल तो यही उठता है। चंपारण है भाई बिहार में। कहाँ है सर? चंपारण है बिहार में, ठीक है। और थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भारत आगमन के समय, भारत में जब गांधी जी का 1915 में आगमन होता है और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, भारत को जानने के लिए, भारत को समझने के लिए, तो बिहार के चंपारण ज़िले से जुड़े हुए थे राजकुमार शुक्ल। आप याद रखेंगे इनका नाम, चंपारण आंदोलन से संबंधित ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि मिस्टर गांधी, आप एक बार हमारे बिहार के चंपारण ज़िला में आए, यहाँ नील से संबंधित किसानों की विवाद है जो सुलझाना है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने अफ्रीका में वहाँ पे नेट प्रैक्टिस करके आए थे, वहाँ पे मतलब एक तरह से देखिए तो वहाँ पे अंग्रेज़ों को या वहाँ की हुकूमत को पानी पिला के आए थे, ठीक है ना। तो अब गांधी जी अफ्रीका में रहते हुए ही पूरे भारत अर्थात दुनिया के दूसरे देशों तक ही वो फेमस हो चुके थे। कुल मिला के भारत के लोग तो उनको बहुत बेहतर तरीके से जानने लगे। सो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया, विनती किया और गांधी जी को चंपारण बिहार में बुलाया।
तो ये सवाल याद रखेंगे, मानचित्र से संबंधित आएगा कि चंपारण है कहाँ, तो बिहार में है। समस्या क्या था सर? समस्या था नील की खेती से संबंधित। होता ये था कि जो अंग्रेज थे वो नील की खेती पे 3/20वें भाग पे 3/20वें भाग पर नील की खेती कराते थे। अर्थात अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो भाई आपको 3 कट्ठा में नील की खेती कंपलसरी करना है। प्रॉब्लम क्या थी सर? करना था तो ठीक तो था, बट प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम समझिए, नील की खेती जब होती थी ना भूभाग पे, तो उस भूभाग की जो उर्वरकता शक्ति है ना वो घट जाती थी, वो कम हो जाती थी। अर्थात अब उस पर क्या होता था कि नील की खेती हमने किया और उसके बाद कोई अनदर फसल मैं बोऊंगा तो उस पर वो उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नील की खेती जिस भूमि पे होती थी, जिस भूभाग पे होती थी, वो उस भूभाग की उर्वरकता शक्ति खत्म कर देती थी मैक्सिमम। और प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी ने केमिकल रसायन के प्रयोग से नील का उत्पादन कर रहे थे वो, तो ये जो बिक्री है ना ये हो नहीं पा रही थी, इसीलिए किसान इसका विरोध करते थे। 3/20 भाग पे हम नहीं बोएंगे भैया, ये किसानों का डिमांड था। हमारी इच्छा, अगर हमें लगेगा कि हम नील की खेती करें तो हम करेंगे, दबाव किस बात का। चूँकि 3/20 भाग पे बोना जरूरी था, इसीलिए इसको 3 कठिया प्रणाली कहा गया। ध्यान दीजिएगा, सवाल आएगा कि इनमें से कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ 3 कठिया प्रणाली है। तो 3 कठिया प्रणाली है चंपारण आंदोलन से, जो 1917 में हुआ, बिहार के चंपारण जिले में हुआ। गांधी जी का जब यहाँ आगमन हुआ तो गांधी जी को देखने के लिए स्टेशन पे पूरा भीड़ उमड़ गया कि भाई कौन है ये गांधी जो अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया है। ठीक है, सो गांधी जी जांच कमेटी के सदस्य बनते हैं और जांच में ये पाया जाता है कि जो किसानों की जो मांग है, डिमांड है, वो जायज़ है। वो ठीक मांग कर रहे हैं कि हम नील की खेती ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, 3/20 भाग पे नहीं करेंगे, हम 1 कट्ठे में कर सकते हैं, आधे कट्ठे में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं होना चाहिए। तो जांच कमेटी के सदस्य बनते हैं गांधी जी और फैसला किसानों के पक्ष में आता है कि भैया किसानों की जो मांग है, आप देख सकते हैं मिस्टर गांधी यहाँ पर पुलिस का आला अधिकारी और यहाँ पे लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर के, मतलब गांधी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी चंपारण जब वो गए थे। तो क्योंकि पहला ये आंदोलन था, सो ध्यान रखेंगे मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी जी का ये फर्स्ट मूवमेंट था, फर्स्ट आंदोलन था चंपारण आंदोलन। सो सवाल यही बनेगा कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन है? तो चंपारण आंदोलन। ठीक है ना, चंपारण आंदोलन कहिए या चंपारण सत्याग्रह कहिए। तो फैसला बेसिकली भारतीय लोगों के पक्ष में आया और भारतीय लोग उस फैसले से खुश हुए। ये गांधी जी का पहला सिक्सर था, पहले ही बॉल पे 6। सोचिए, फर्स्ट बॉल बाउंड्री की उस पार। आइए देखते हैं अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन जो 1918 में हुआ, इस पर क्या लगता है, 6 लगता है या 4 लगता है, या गांधी जी आउट हो जाते हैं? अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन सर 1918 में हुआ, एक ही साल बाद। है कहाँ ये? अहमदाबाद गुजरात में है, ये आपको पता होगा, अहमदाबाद गुजरात में है। प्रॉब्लम क्या थी ये इम्पॉर्टेंट है जानना। देखिए हुआ क्या था कि वहाँ पे जैसे मजदूर मिल आंदोलन, मजदूरों की डिमांड थी, बोनस से संबंधित कुछ मांग थी, उसको देखते हैं हम लोग। कंपनी के मजदूरों द्वारा बोनस की मांग 35% थी। मालिक से इनका डिमांड था कि भैया हमें 35% बोनस चाहिए, हम कुछ सुने उनेंगे नहीं, हमें चाहिए ही चाहिए। और कंपनी के जो मालिक थे वो कहते थे कि भैया ऐसा है कि 35% हम दे नहीं पाएंगे, आपको तो हम 20% ही देंगे।
20% ही बोनस दिया जाएगा। अहमदाबाद गांधी जी पहुंचते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और गांधी जी मज़दूरों से कहते हैं कि तुम्हारी जो मांगें हैं 35% वो बिल्कुल जायज़ है, और 20% बोनस जो कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, जो मिल के द्वारा दिया जा रहा है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। अर्थात आप सभी क्या कीजिए कि आप सभी भूख हड़ताल पे बैठ जाइए, मतलब काम करने मत जाओ, आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, कह दो कि हम जब तक बोनस नहीं दोगे तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सीधी सी बात है, कंपनी के सामने ही बैठ जाओ। ये गांधी जी का विचार था और गांधी जी ने लोगों को कहा, मज़दूरों को कहा। तो मज़दूरों द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? भूख हड़ताल कर लिया जाता है। अब कंपनी के सामने ही भूख हड़ताल मज़दूरों का हो रहा था, कंपनी चल नहीं रहा था, प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा था। एक कमेटी बनाई जाती है जिसके फिर सदस्य होते हैं मिस्टर गांधी। गांधी जी को बनाया जाता है और कंपनी के मज़दूरों की मांग जायज़ माना जाता है उस कमेटी के द्वारा, और गांधी जी ये पक्ष पेश करते हैं कि ये जो 35% कंपनी के मज़दूरों की बोनस की मांग है भाई, वो एकदम जायज़ है और ये ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल। तो गांधी जी अब देख सकते हैं भारतीय लोगों को यहाँ संबोधित करते हैं। ये तो खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे, दांडी मार्च का इमेज है। तो गांधी जी अहमदाबाद भी पहुँचते हैं और ये इस कमेटी के द्वारा ये डिमांड करते हैं कि मज़दूरों की जो मांग है ना वो बिल्कुल सही है, और ये कंपनी के मालिक इस मांग को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। भैया करना ही तो था स्वीकार, आप स्वीकार नहीं करेंगे, मज़दूर भूख हड़ताल पे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, कंपनी चलेगी नहीं, तो 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं आएगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस वाली बात है। कंपनी के मालिक को भी लगता है कि नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा घाटा ही सहेंगे, ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमाएंगे, देते हैं इनको 35% बोनस देते हैं। सो स्वीकार कर लेता है कि भैया मान जाओ, अब तो खा लो, अब तो पानी पी लो, भूख हड़ताल ख़त्म करो मेरे भाइयों, और जाओ कल से कंपनी में आना। ये कंपनी के मालिक का कहना था। और यहाँ पर भी गांधी जी का फर्स्ट बॉल 6, सेकेंड बॉल ये भी 6, 2 बॉल 2 6। ये दूसरा आंदोलन है, इसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जाता है। प्रथम भूख हड़ताल, क्योंकि यही आंदोलन था जिसमें पहली बार गांधी जी के द्वारा कहे जाने पर मज़दूर द्वारा भूख हड़ताल किया जाता है कि मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे, लेकिन हमें 35% बोनस तो चाहिए ही चाहिए। सो ये फाइनली मान जाते हैं, 35% बोनस इन्हें मिलता है। ठीक है ना? ये आपका अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन है, इसे आप याद रखेंगे। इसी स्लाइड के माध्यम से आप उसे नोट डाउन भी करते रहें। ये नोट्स आपको रिवीजन में बच्चों बहुत मदद करने वाला है। आप इन्हें नोट करते रहिए, बार बार वीडियो और नोट से भी रिवाइज करते रहिए। 1 बार 2 बार 4 बार देखिए वीडियो, बट वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप सभी से एक निवेदन है बच्चों कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं है और फिर शिकायत करेंगे कि सर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सही से नहीं हुआ है। तो देखिए आने वाले टाइम में हम लोग हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट की वीडियो लाएंगे तो आपके सामने बर्डन आ जाएगा, आप पीछे का वीडियो नहीं देख पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखें। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आंदोलन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में आपका देखिए एक चीज़ सवाल बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे याद करें कि पहला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ। तो मैं बता दे रहा हूँ, केक, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा है केक, CAKE। C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद और KE फॉर खेड़ा। सो आप केक से इसकी क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। सबसे पहले हुआ चंपारण आंदोलन, देन उसके बाद हुआ आपका अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कहिए या खेड़ा आंदोलन कहिए, खेड़ा है कहाँ? पहला ही सवाल, सर खेड़ा है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है खेड़ा, ठीक है।
अब देखिए हुआ यहाँ पे ये था कि गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात के खेड़ा ज़िले में फसल बर्बाद हो चुके थे किसानों के, जो लागत मूल्य थे किसानों के वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, फसल बर्बाद होने के कारण। और जो सरकार थी उस समय खेड़ा में, वहाँ पे टैक्स वसूली कर रहे थे वो, ठीक है, टैक्स वसूली किया जा रहा था कि भाई हमें, अंग्रेज़ हुकूमत की ये मतलब थी, ये मंशा थी कि भाई हमें कुछ मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आपके फसल अच्छे हुए हों या ख़राब हुए हों, बर्बाद हुए हों, सड़े हो, गले हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो टैक्स लेके ही मानेंगे। ये मैं नहीं, ये अंग्रेज़ कहते हैं, वहाँ की हुकूमत कहती है, सरकार कहती है, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों का अंग्रेज़ सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह किया गया। वहीं कि भैया हम टैक्स नहीं देंगे, फसल बर्बाद हो गया है, खाने के लाले पड़ गए हैं और तुम्हें टैक्स की पड़ी है। लोग खाने को लेकर परेशान हैं, मर रहे हैं लोग, फसल ख़राब हो गया है, हम टैक्स नहीं देंगे, सीधी सी बात है। गांधी जी को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाता है। गांधी जी आते हैं और यहाँ कहते हैं कि असहयोग करो उनका, टैक्स देने से इनकार कर दो भाई, बोल दो कि हम नहीं देंगे टैक्स। क्या कर लोगे? मारोगे, पीटोगे, जेल ले जाओगे तो ले जाओ, क्योंकि गांधी जी को तो जेल जाने का बड़ा अनुभव था। अफ्रीका में उन्होंने कहा था कि जेल तो अब मेरा घर जैसा लगने लगा है। गांधी जी की एक स्टेटमेंट थी कि तुम कानून बनाओगे और मैं तोड़ूंगा। अगर कानून किसी का अधिकार को हनन करेगा तो गांधी जी का ये कहना था कि आप बनाओ, मैं तोड़ूंगा। ये अफ्रीका में कही गई बात है। सो गांधी जी यहाँ के खेड़ा के किसानों से कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप टैक्स देने से मना कर दो। और यहाँ भी एक कमेटी बनती है जिसमें गांधी जी कमेटी को ये समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि भाई फसल बर्बाद हो गया है तो आप टैक्स कैसे लेंगे, कोई टैक्स देगा कैसे। भाई कर्ज उससे लिया जाता है ना जो धनाढ्य है, जिसके पास पैसे हैं। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है उससे आप जाएंगे कर्ज लेने तो वो देगा आपको? नहीं देगा भाई। और कोई ऐसा है तो बताइए? कोई नहीं देगा। कर्ज तो वो देगा जिसके पास पैसा होगा। तो गांधी जी कमेटी के सदस्यों को समझाने में ये सफल हुए कि भाई ऐसा है कि सबको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे टैक्स मत मांगिए। हम ऐसा है कि जो टैक्स देने के लायक होगा या जो देने की इच्छा रखेगा वो टैक्स दे देगा आपका फसल का, लेकिन सभी से टैक्स प्लीज़ न लिया जाए। गांधी जी की ये बात कमेटी मान लेती है और गांधी जी, अब जाहिर सी बात है, अपनी इच्छा से तो कोई टैक्स देगा नहीं, तो ये उम्मीद करते हैं कि 9 के बराबर अंग्रेज़ों को टैक्स मिला होगा फसल के नाम पे। सो यहाँ पर भी खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में भी क्या होता है, गांधी जी की ये तीसरा छक्का लगता है। 3 बॉल 3 सिक्सर, यानी हैड्रिक। गांधी जी का भारत में ये हैड्रिक था, 3 बॉल पे 3 छक्का, जिसमें अब धीरे धीरे गांधी जी का जो प्रचलन है ना भारत के अंदर, जो एक आप कह सकते हैं आज के टाइम में कहेंगे, मतलब लोग उनको जानने लगे गांधी जी को कि भाई ये कैसा प्राणी है। अंग्रेज भी समझने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है जो एक विचार से हमें कुचल रहा है, हमें हरा रहा है। गांधी की भूमिका भारत के आज़ादी में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रपिता की दर्जा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था गांधी जी को, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेड़ा सत्याग्रह के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, काला कानून। कैसा कानून? काला कानून। रॉलेट एक्ट मीन्स ब्लैक एक्ट, काला कानून। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हुआ ये कि
भारतीय लोगों के बीच अब राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे होने लगा। अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे डगमगाने लगी, अंग्रेज़ों का धीरे धीरे विरोध होने लगा देश के अंदर। तो अंग्रेजी हुकूमत को एक बात का अंदाज़ा लग गया कि अब कुछ ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि कोई भी विरोध करे गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसे बिना किसी कारण का जेल हम डाल देंगे। भाई कानून ही ऐसा डिज़ाइन कर देंगे। भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के कारण अंग्रेज़ों के अंदर चिंता हुआ कि ये ठीक नहीं है हम लोगों के लिए, हमें इसका उपाय कुछ करना होगा। यही लेकर आते हैं भैया रॉलेट एक्ट 1919 में। नाम कैसे पड़ा रॉलेट, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे सर सिडनी रॉलेट, यही ये एक्ट लेकर बेसिकली आते हैं, इसीलिए इनके नाम पे रॉलेट एक्ट पड़ा। ठीक है, क्या था इस कानून में? भाई बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, चाय के टपरी पे बैठ के आप चाय पी रहे होंगे और अगर ब्रिटिश हुकूमत को आप पे शक हो गया कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, ये तो हमारे प्लान को चौपट कर रहा है या हमारी कानून का उल्लंघन कर रहा है, चलो इसे टांगते हैं रॉलेट एक्ट के तहत कि भाई तुम असहिष्णुता फैला रहे हो या तुम्हारे वजह से दंगा फसाद हो रहा है। तो रॉलेट एक्ट के तहत टांगा जाता था और बिना वकील, बिना अपील, भैया अपील भी नहीं करते थे कि आपको हम ले जाएंगे, बिना दलील, कुल मिला के आप अपनी कारण जानने का अधिकार नहीं, आप दलील नहीं दे सकते कि नहीं भैया हम वहाँ थे ही नहीं तो हमें क्यों टांग रहे हो, क्योंकि इस कानून के तहत मौका ही नहीं था मेरे भाई। बिना वकील, अब मान लीजिए किसी समस्या के तहत जेल हो गया और हमने कहा कि सर ऐसा है कि हम वकील करेंगे और हम अब केस जीतेंगे भी, बट यहाँ ऐसा प्रोविज़न ही नहीं था कानून में कि ना पूछना है कि हमें क्यों उठा रहे हो, ना दलील देना है कि मैं वहाँ था ही नहीं उस क्राइम में, और भैया वकील तो करना ही नहीं है। इसीलिए तो इसे काला कानून की संज्ञा दिया जाता है, काला कानून की संज्ञा, कि भाई इससे काला कुछ थोड़ी ना हो सकता है कि चाय के टपरी पे बैठ के मस्त चाय का एंजॉय ले रहे थे, पुलिस आया और टांग के लेके चला गया और पूछ रहे हैं कि भैया क्यों, तो वो भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कानून के अंतर्गत है ही नहीं। सो यहाँ पे अब एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि इस कानून के तहत कितने साल की सज़ा होती थी। 2 साल की सज़ा, मतलब बिना बेवजह का फालतू बर्फ़ आप खा रहे हैं, सरकार ब्रिटिश हुकूमत आई, पुलिस आया, टांग के लेके चला गया कि भाई कैसे तुम वाइट बर्फ़ खा सकते हो, चलो रॉलेट एक्ट के तहत तुम्हें जेल डालते हैं। बोलना मत आप कि सर मुझे ले क्यों ले जा रहे हो, और दलील तो देना मत कि मुझे बर्फ़ खाने की इच्छा कर रही थी। खैर ये एग्ज़ाम्पल है फ़नी समझने के लिए, और वकील तो रखना मत भैया, 5 रुपये के बर्फ़ के चक्कर में चला जाएगा आपका ज़्यादा पैसा। तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला ये कानून कहा जाता है, इसे काला कानून कहते हैं। सर इसके तहत 2 साल की सज़ा हो जाती है भैया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया कि भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ करना पड़ेगा, इनका तो कुछ गेम बजाना पड़ेगा। सो गांधी जी कहते हैं कि ऐसे नहीं मानेंगे, राष्ट्रव्यापी पूरे देश में इसका आंदोलन करना पड़ेगा, इस कानून का विरोध करना पड़ेगा, ताकि अंग्रेजी हुकूमत को एक बात का एहसास हो कि भाई वास्तव में हमने गलत कानून तो नहीं बना दिया, और ये तो सोची समझी साजिश थी अंग्रेज़ों की। ऐसा कानून लेकर आओ जिससे कि भारतीय लोगों को ऐसा लपेटा में लो कि फिर वो कभी अंग्रेजी हुकूमत का, ब्रिटिश हुकूमत का विरोध ना करे। सो गांधी जी इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिए थे। शहरों में रैली और जुलूस का आयोजन किया गया। पूरे भारत के शहरों में रैली निकाले गए, काला कानून के नारे लगाए गए, विरोध किया गया, जुलूस का आयोजन किया गया, और बड़े स्तर पे इस कानून का भारत में विरोध हुआ, क्योंकि भाई इससे काला कुछ हो नहीं सकता है।
कि एक आम व्यक्ति को भी बिना बेवजह, बिना किसी कारण का अगर उठा के लेकर चला जाए पुलिस, तो आप जरा सोच के देखिए कि आज के समय में अगर ऐसा काला कानून हो तो आपको अगर उठा लिया जाए उस कानून के तहत, तो आप पे क्या बीतेगी। आप तो यही अनुभव करेंगे ना कि भाई लोकतंत्र तो फिर है ही नहीं, एक ऐसा गलत कानून बनाए और जिसको चाहे उसको उठा दें, ये ठीक नहीं है। सो उस समय इसको काला कानून इसीलिए कहा जाता था। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं, अमृतसर में क्या हुआ, बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया अमृतसर पंजाब में। उसमें कौन कौन थे, ये क्वेश्चन है भैया, याद रखना सर। उसमें थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी, ठीक, और दूसरे जो व्यक्ति थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, किलचू नहीं, किचलू, याद रखना है। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इसी कानून के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। ये पंजाब अमृतसर के बहुत बड़े नेता थे और इन्हें जेल डाल दिया गया इस कानून के तहत। आइए देखते हैं क्या होता है। 10 अप्रैल को, ये 1919 वाला ही है, 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। मतलब कायदे से जुलूस निकल रहा था, विरोध हो रहा था तो होने देते भाई, बट अंग्रेजों को तो अंततः कानून से या बिना कानून से लपेटना था भारतीय लोगों को। गोली चला देते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लग जाएगा भैया, आप जुलूस नहीं निकाल सकते हो, इकट्ठा 20 लोग नहीं हो सकते हो। मार्शल लॉ लगा दिया गया और इसका कमान दे दिया गया जनरल डायर को। अंग्रेजी हुकूमत का सबसे खूंखार, सबसे नालायक आप कह सकते हैं, ये जनरल डायर था। सबसे खूंखार और सबसे नालायक कह सकते हैं आप। खैर, मार्शल लग जाता है और इसका कमान जनरल डायर को दे दिया जाता है। मार्शल लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि आप 4 जने, 5 जने, 10 जने जुलूस नहीं निकाल सकते हो, आप नारा नहीं लगा सकते हो, आप मतलब मार्शल लॉ के अंतर्गत, ठीक है ना, मार्शल लॉ लगा दिया गया था उस समय। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड। सर ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, काला दिन था इस दिन को। काला कानून तो पढ़े ना, ये काला दिन था देश के लिए, और आज भी 13 अप्रैल को काला दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन भारत के लोगों का नरसंहार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा, जनरल डायर की सेना के द्वारा। कब हुआ था सर ये? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919। आज भी पंजाब के इस बाग में जाएंगे, जलियांवाला बाग में, तो आपको गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे। अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में बैसाखी मेले में शिरकत होने के लिए लोग जमा हुए थे, भीड़ हुई थी, मेला था, बैसाखी का दिन था, अमृतसर में मेला लगा था। जलियांवाला बाग उस मैदान का नाम है जहाँ पे ये मेला का आयोजन हुआ था। वहाँ लोग भारी मात्रा में जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे। फिर जो नेता थे, जो सरकार के, जो भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो सोचे कि क्यों नहीं इस मेले में हम सरकार के उस दमनकारी कानून का विरोध करें, रॉलेट एक्ट का, ठीक है ना। तो सरकार, लोगों ने ये सोचा, भारतीय क्रांतिकारियों ने सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून अर्थात काला कानून अर्थात रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे विरोध किया जाने लगा, वहाँ पे भाषण दिए जाने लगे भारतीय लोगों के द्वारा। जनरल डायर को ये बात की खबर पड़ती है और जनरल डायर कहता है कि अगर इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है तो ये लोग कैसे भीड़ लगा सकते हैं, कैसे जुलूस निकाल सकते हैं, कैसे एक आयोजन कर सकते हैं बिना इजाज़त के।
सो जनरल डायर को जैसे ही पता चलता है वो सेना लेकर तुरंत पहुंच जाता है। और थोड़ा सा मैं आपको इमेज देख सकते हैं, यही है आपका जलियांवाला बाग। यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि चारों ओर से घिरा रहता है, चारों ओर से ये घिरा रहता है, ठीक है, चारों ओर से घिरा रहता है और एक ओर से जाने का रास्ता होता है, ये यहाँ पे ये रास्ता होता है। ये यहाँ सेना आ जाती है, यहाँ सेना आ जाती है और सेना आकर के भारतीय लोगों पे जनरल डायर के आदेश पर पुलिस बल द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दिया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग की जान चली जाती है, हजारों लोग की जान चली जाती है। 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए हैं इसमें। अंग्रेज़ों के अनुसार तो बहुत कम लोग, बट भारतीय सच्चाई अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। अच्छा, रास्ता एक ही तरफ था निकलने का और उस रास्ते पे सेना खड़ी थी। बच्चे, बूढ़े, औरत, पुरुष, महिला सारे एक समान, सभी को मार दिया गया वहाँ पे। जनरल इसको बोलते हैं क्रूर नरसंहार, क्रूर शासक। पूरे लाश से ये बाग भर गया था और ये दिन काला दिन के रूप में भारत में मनाया जाता है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इससे पहले बोरिस जॉनसन जो आए थे, अब उन्होंने जाकर के श्रद्धांजलि दी जो, और उन्होंने उस जनरल डायर के कार्य का क्रिटिसिज्म किया कि वो गलत किए थे, वो सही नहीं किए थे। जो भी परिस्थितियाँ थी उन्हें वार्न करना चाहिए था, लोगों को हटाना चाहिए था, हवाई फायरिंग करनी चाहिए थी। आप सीधे किसी को गोली से मार देंगे, ये गलत था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लोग सड़क पर उतरने लगे। क्यों न उतरे उस समय, जब हमारे देश के हमारे अपने लोग सैकड़ों में मारे जाएंगे, निहत्थे बेकसूर लोग, तो क्यों नहीं सरकार का विरोध किया जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया जाए। सड़क पर लोग उतरने लगे, हड़ताल किया जाने लगा, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले होने लगी। भाई अब पुलिस की भी सुनी नहीं जा रही थी, पुलिस को भी पीटा जा रहा था, झगड़ा कर लिया जा रहा था, क्योंकि वही तो पुलिस थी जो लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी जलियांवाला बाग में। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, जो सत्याग्रही थे, जो विरोध कर रहे थे इस कानून का, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का विरोध कर रहे थे, उसको सड़क पर जिस पथ पर चलने और सलाम मारने को मजबूर किया गया। सड़क पर नाक रगड़ना ये तो चीज़ छूट गया है, और सलाम मारने का उनको मजबूर किया जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था ताकि ये आंदोलन छोड़ दे और कोई दिक्कत ना हो। बट यहाँ क्या होता ना भाई, सत्याग्रहियों को तो आप ज़मीन पर नाक रगड़वा लोगे, बट अगर अंग्रेज़ आला अधिकारी, अंग्रेज़ के लोग अगर मिल जाए भारतीय क्रांतिकारियों को, तो वो क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इस आंदोलन के तहत हिंसा बढ़ने लगा और हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। सो बच्चों, ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई। जनरल डायर के द्वारा कमान संभाला गया था। काल बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे त्यौहार के रूप में मनाने, और वहीं पे फायरिंग कर दिया जाता है जनरल डायर और जनरल डायर की सेना के द्वारा। सो बच्चों, ये रहा हमारा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का लेक्चर नंबर 2। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में खिलाफत आंदोलन के साथ और भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे भाई ज़रूर शेयर करें। सपोर्ट करिए, जिसे जितना सपोर्ट आप करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम मेहनत करेंगे आप सभी के लिए। सो मिलते